अब हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं और इंट्रोडक्टरी फिजिक्स में और बल्कि एडवांस फिजिक्स में भी आपको इसके बारे में बताया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। और आज मैं आपको इसी के बारे में बताया जा रहा हूँ। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप जब आप रिलेटिविटी भी पढ़ लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वार्पिंग ऑफ स्पेस ऑफ टाइम है, रैपिंग ऑफ स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, उसके बावजूद भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस्टिकल रहती है। कम से कम मेरे लिए ये आज तक मिस्टिकल है कि कोई अगर एक चीज़ मास हो दो बॉडीज़ में और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो वो क्यों अट्रैक्ट करती हैं, कैसे अट्रैक्ट करती हैं। बहरहाल तो हम अब बात करने जा रहे हैं ग्रेविटी की या न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की। और न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में हमें ये बताया जाता है कि F जो कि फोर्स इन दो मासेस के दरमियान फोर्स है, ये बराबर होती है G जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास 1 टाइम्स मास 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर्स। और अब जो है आपको ये अगर फार्मूला आपको फेमिलियर लग रहा हो, कुछ आशना आशना सा लग रहा हो, जाना पहचान सा लग रहा हो, तो ये कैपिटल G और स्मॉल g में बड़ा फर्क है। कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, जबकि स्मॉल g जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और ये मैंने एक सर्किल बनाया और अब मैं ग्रेविटेशन मालूम करना चाहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट की। और ये एक आदमी है जो कि शायद ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है और ये इक्वेशन जो है ये इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगी। तो इस आदमी का, इस बॉडी के या ज़मीन का जो सेंटर ऑफ मास है उससे जो फासला है वो हमने कहा कि ये d है। तो फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास g है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी लगी बंधी वैल्यू होती है। और ये बात याद रखिए कि स्मॉल g की वैल्यू जो है वो फासले के साथ साथ तब्दील हो जाती है। और यानी कि g जो है वो सही मानों में एक कांस्टेंट नहीं है बल्कि एक रिलेटिव कांस्टेंट हम उसको कह सकते हैं ज़मीन के हवाले से। और फिजिक्स में हम स्मॉल g जो है वो 6.67 टाइम इन 10⁻⁻16 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है। सही। और ज़मीन का जो रेडियस है वो भी मैंने नीचे लिख दिया है शुरू करने से ही पहले। यहाँ पर मैं ये वैल्यू रखूंगा इसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, जो कि क्यूबिक मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में है। और मैं जरा कलर चेंज कर लूँ तो 6.67 टाइम्स इंटू 10⁻⁻11। मैंने 16 गलत कहा था, वो 11 था, मुझे अपना ही लिखा हुआ पढ़ने में परेशानी हो गई थी। तो m1 उस बॉडी का, यहाँ पर यूँ समझिए कि ये जो मास जो है ये उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि इसके ऊपर रखा हुआ है। और ये मैंने वैल्यू जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसको मैंने लिया है मास ऑफ अर्थ जो है मैंने नोट किया है विकिपीडिया से 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम्स। और ms जो है ये उस ऑब्जेक्ट का मास है जो ऊपर जमीन के रखा हुआ है। और डिस्टेंस यानी कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो भी मैंने एक और रिलायबल सोर्स से मालूम करके लिखा है, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6371 किलोमीटर्स है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का या इस आदमी का, इस शख्स का ये जो फासला है सेंटर ऑफ द अर्थ से वो 6371 यानी कि 6371 किलोमीटर्स का, याद रखिए किलोमीटर्स का फासला है। सही, 6371। ये भी मैंने, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, रिलायबल सोर्स से लिया और मेरे लिए विकिपीडिया बड़ा रिलायबल सोर्स है। तो ये यानी कि ये तकरीबन 6 मिलियन मीटर्स यानी कि 60 लाख मीटर्स का ये फासला होगा इस शख्स का। तो ये हो जाएगा 6.371 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। अब मैंने, क्योंकि मुझे यूनिट्स अक्रॉस द बोर्ड बिल्कुल सही चाहिए, तो वहां पर किलोमीटर्स को मैंने कन्वर्ट किया मीटर्स में। तो ये हो जाएगा 6.37 टाइम्स इंटू 10⁻⁶। और यूनिट्स ये स्क्वायर्ड हो जाएगा, यूनिट्स मैंने नीचे आपको बता दिए हैं, ये मेरा डिस्टेंस का स्क्वायर्ड है। अब हम इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं कि वो कितनी फोर्स है जो कि ज़मीन इस आदमी पर, इस ऑब्जेक्ट पर लगा रही है। तो ms इस आदमी का जो भी ऑब्जेक्ट है इसको मैंने अलग कर लिया
और अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 6.67 इंटू टाइम्स 5.97, ये हो गया मेरे पास 39.8199 39.82 कर लिया मैंने इसको राउंड ऑफ करके। अब 10 टू पावर -11 और 24, तो 24 में से 11 जाएगा तो ये मेरे पास बचेगा 13। ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 6.37 का मैं लूंगा स्क्वायर और 10 टू पावर 6 का स्क्वायर जो 10 टू पावर 12 हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं एक बार फिर कैलकुलेटर निकालने की मुझे जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले मैं 10 रेज टू द पावर 12 कर लूँ इसको, क्योंकि स्क्वायर मैंने किया है तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 6.37 का मैंने लिया स्क्वायर, यानी कि इसमें कैलकुलेटर में नहीं है तो मैं खुद ही इसको मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 40.58 सही। अब ये मेरे पास ms टाइम्स 39.82 डिवाइडेड बाय 40.58 39.82 डिवाइडेड बाय 40.58 इक्वल टू 9.81 और 10 टू द पावर 13 में से 10 टू द पावर 12 निकाल देंगे हम डिवाइड करने के, तो ये हो जाएगा 0.981 ये था मेरे पास, मैंने इसको गलत लिखा 9.81 इनटू 10 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब हुआ सिंपल 10, तो ये हो जाएगा 9.81 फोर्स जो होती है वो होती है ये ms, यानी कि जो भी मास उस ऑब्जेक्ट का मास होगा ये उसके बराबर होगी। और फोर्स का मतलब होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी कि ये बराबर हो जाएगा मेरे पास ना एक्सेलरेशन ड्यू टू दी ग्रेविटी और टाइम्स मास टाइम्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी स्मॉल g की जो हम बात करते हैं वो क्या है। आपने गौर किया यहाँ पर अगर मैं मास को कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन बचेगा वो बचेगा 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और यही वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू द ग्रेविटी जो कि विकिपीडिया ने हमें बताया है। तो ये 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप देखिए कि आपने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब हम छोटा सा एक और प्रॉब्लम देखते हैं। हम किसी और प्लेनेट पर हैं, हम जमीन पर नहीं हैं, और सपोज हम इसको स्मॉल अर्थ का नाम दे दिए, एक छोटी जमीन का नाम दे दिया, जिसका कि रेडियस जो है वो जमीन के मुकाबले में हाफ है, यानी कि रेडियस जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। और जो मास है जिस ऑब्जेक्ट का यानी कि इंसान का वो उसका मास जो है वो भी अर्थ के मास के हाफ के बराबर है। ठीक, तो अब ये एक छोटी दुनिया हो गई। बार मेरा